हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा एटम स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि हाँ किस तरह से ये बिहेव करता है, ये रेडियो एक्टिविटी काम कैसे करता है, या होता क्या है, जो भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सबसे पहले। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता। ठीक है, जैसे बहुत सारा आइटम्स रहता है नहीं, जैसे Fe रहेगा, है ना, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। फिर मान लीजिए आपका दूसरा कॉपर हो गया, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम हो गया। ये सब क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, डिपेंडेंटली नहीं रहता ये सब किसी पे। बाकी सब एलिमेंट्स जो रहता है, जैसे सोडियम हो जाता है, सब एक्टिव स्टेट्स में रहता है बहुत, इसलिए तुरंत रिएक्ट कर जाता है एयर के मॉइस्चर में। ठीक है, तो एटम किस चीज़ से बना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहता है। ठीक है, और एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में, और बाकी अदर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर दिखता कैसे। तो बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक जगह। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं KLM सेल में। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है प्रोटॉन का, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का जस्ट माइनस लगा दीजिए। मास क्या हो जाएगा, 1.67 × 10⁻27 kg। सेम न्यूट्रॉन का भी वही होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज लेकिन 0 होता है। एंड इलेक्ट्रॉन का मास देखिएगा 9.1 × 10⁻31 होता है। -31 और यहाँ पे -27 देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इसका -31 है, दैट मीन्स ये और छोटा है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, किसके तुलना में, प्रोटॉन के तुलना में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए कि किस तरह से सारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के इस पूरे एटम का मास होता है। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन पे निकालते हम लोग, कभी भी इलेक्ट्रॉन पे नहीं निकालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपके पास Na है और एक Na+ है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा कितना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा 11, अब इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा 10। ठीक है, तो इसको लेके आप नहीं बता सकते कि हाँ एटॉमिक नंबर कितना होगा। आया बात समझ में? तो आपको एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, प्रोटॉन बताएगा, प्रोटॉन। और इसमें भी प्रोटॉन ही बताएगा क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। आया बात समझ में? और जो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़कर। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिनको यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे जब आपको मास गिवन होगा और एटॉमिक नंबर गिवन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो हम लोग सबको पता है कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है और एटॉमिक नंबर होता है 8, लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कितना होगा, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, फॉर्मूला में बैठा देंगे। एटॉमिक मास भी पता है, तो एटॉमिक मास जो कि A होता है = N + Z। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हो जाता है। ठीक है, तो N नहीं पता, निकालना हम लोग को। Z कितना दिया हुआ है, 8 हो जाएगा, और एटॉमिक मास 16, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 8 = 8। तो ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। लाइक आप मान के चलिए कि क्लोरीन का निकालना है आपको, तो क्लोरीन Cl हो गया। क्लोरीन का होता है 17 और इसका मास कितना होता है, लगभग 35 के आसपास, 35.5 लेते हैं, लेकिन कभी कभी 35 भी लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वो सेम 17। ठीक है, मास 35 दिया हुआ है, तो 35 = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना, 17। इसको इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18।
ठीक है, समझ में आया? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। तो आइसोटोप उसे कहते हैं जिसमें कि एटॉमिक मास अलग अलग हो बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का ही 3 एलिमेंट आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्रिटियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एटम्स है, जो कि ये वाला पार्ट होता है ना, ये हैवी है क्योंकि इसका मास देखिए ज़्यादा, 3 हो जाएगा। इसका मास देखिए 1 है ना। मास नंबर बढ़ रहा तो हेवी हो जाएगा, हेवी हाइड्रोजन है ये, ठीक है। तो क्या चीज़ अलग होता है इसमें? इसमें न्यूट्रॉन अलग होता है। सब में आप देखिएगा न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितना है? इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन है 1 और इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 2, ठीक है। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन इसमें 1 होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। इसमें भी प्रोटॉन कितना 1, इसमें भी प्रोटॉन कितना 1। प्रोटॉन देखिए सेम, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम बट न्यूट्रॉन नंबर से अलग होने के कारण ये अलग अलग आइसोटोप शो कर रहा है। इस तरह कार्बन में भी सेम हो जाएगा। इसमें भी आपका न्यूट्रॉन देखिएगा तो न्यूट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेगा 6, न्यूट्रॉन मिलेगा 7, न्यूट्रॉन कितना मिलेगा 8, बट पी जो है हर केस में सेम ही है, अलग नहीं है। अब आइसोबार में आते हैं, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं खींचना इसको। आइसोबार्स क्या होता है? सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर डिफरेंट एलिमेंट, है ना, अलग अलग एलिमेंट का है। अब यहाँ पे देखिए Na 23 लिखे हैं और 11 है, और फिर Mg 23 12 है। Mg का जो मास होता है वो 24 होता है, ये हम लोग को पता है ना। लेकिन ये जो 23 वाला ले रहे हैं ना, ये आइसोटोप है Mg का, ठीक है। तो ये दोनों का देखिए मास सेम है ना, 23 है ना, बट क्या एटॉमिक नंबर अलग, एलिमेंट भी अलग है कि नहीं। अब इसमें भी कितना हो जाएगा? इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम हो जाएगा। सेम आर्गन और पोटेशियम के साथ भी हो जाता है 40-40, लेकिन ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो अलग अलग एलिमेंट मतलब उनका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग। आए बात समझ में? तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आइसोटोन्स, ठीक है। अब आइसोटोन्स में ऐसा क्या खास है? तो आइसोटोन्स जो है वो एटम्स हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन अलग होगा। तो जैसे कि आपके पास एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम में कितना 23 मास है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो जो A-Z करेंगे, ठीक है। A कितना है 23 में से 11 गया तो 12। अब इसमें भी सेम A-Z करेंगे तो 24 में से 12 गया तो 12। तो ये जो न्यूट्रॉन है दोनों में वो सेम है। सेम आर्गन और पोटेशियम के लिए भी लागू होता है। 39 - 19 करेंगे तो 20 आएगा, 40 - 20 करेंगे तो भी 20 आएगा। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। आई बात समझ में? तो ये आइसोटोन्स हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी वाला हम लोग का मेन टॉपिक। देखिए ये सब बताना ज़रूरी था पहले, तभी आप लोग को आगे चल के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में क्लियरिटी हो सकता है, वरना दिक्कत होगा समझने में कि कैसे हो रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पहले समझते हैं। नाम में ही रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है जिसमें रेडिएशन का कुछ एक्टिविटी हो, है ना। मतलब किसी तरह का कुछ पार्टिकल्स इमिट करे किसी से, या रेज इमिट करेगा, आया समझ में। इस इमिशन को या फिर इस एक्टिविटी पूरा होल जो होता है इसमें सब चीज़ मिला के इसको न्यूक्लियर फेनोमेना बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियर क्या होता है ना, कि न्यूक्लियर फेनोमेना इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चेंज होता है ना। अब न्यूक्लियर चेंज आम चेंज से कैसे अलग है? जैसे हम लोग बचपन से 2 चेंज पढ़ते आ रहे हैं। पहला चेंज हो जाता है केमिकल चेंज, दूसरा हो जाता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है, बस उसको रिवर्सिबल में लाया जा सकता है। केमिकल चेंज में थोड़ा एनर्जी देना पड़ता है कि नहीं, कम एनर्जी में भी काम हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर वाला केस में अलग सीन रहता है, इसका हट के थोड़ा ही, है ना। प्रजाति इसका अलग है पूरा। ये क्या करता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, मतलब इतना एनर्जी चाहिए कि मतलब क्या ही बोले, खतरनाक,
है ना। इसमें क्या क्या निकलता है पहले ये भी समझते हैं। इसमें 3 तरह का पार्टिकल्स निकलता है, अल्फा बीटा और गामा। अब ये अल्फा बीटा और गामा था क्या, ये समझते हैं। अल्फा बीटा गामा कुछ अलग पार्टिकल्स नहीं है, ये वही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, बस अलग अलग नाम दे दिया। कौन दिए थे नाम, बैक्यूरेल्स भाई साहब, है कि नहीं। आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि बैक्यूरेल भाई साहब ने ही इनका नामकरण किया था कि अल्फा बीटा गामा कौन होगा। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि ये जो पॉजिटिव अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है, बीटा हो जाता है नेगेटिव, और ये जो गामा होता है ना ये न्यूट्रल होता है, ना घर का ना घाट का, मतलब कहीं नहीं का, ठीक है। तो किस किस सब्सटेंसेस से ऐसे इस तरह के तरंगे निकलती है, मतलब रेज निकलते हैं, बहुत किसी को तरंगे का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो रेज निकलता है तो यूरेनियम, रेडियम, पोलिनियम और भी बहुत सारा है, तो सबका नाम बोले रहेंगे तो मुँह टेढ़ा हो जाएगा। थोरियम भी है, एक्टिनियम भी है ना, बहुत कुछ है। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये ना फिजिकल और केमिकल चेंज में किसी भी तरह का इफेक्ट शो नहीं करता, है ना। और सबसे बड़ी बात, रेडियो एक्टिविटी उन्हीं में देखा जाता है जनरली जो अनस्टेबल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अनस्टेबिलिटी। ये आगे चल के अभी और बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी, है ना। अनस्टेबिलिटी ऑकर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर द ऑफ एन एटम विच इज स्लाइटली मोर, है ना, स्लाइटली मोर। तो हम लोग यहाँ पे मोर का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, है कि नहीं। डिफरेंस नहीं रहेगा तो नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल एटम में नहीं देखा जाता है ऐसा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में यहाँ पे प्रोटॉन भी आपको कितना 6 मिलेगा, न्यूट्रॉन भी 6 मिला, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसमें भी प्रोटॉन कितना 8 है, तो न्यूट्रॉन भी 8 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अब 2 एलिमेंट मैंने नीचे लिखा है, ये कार्बन का आइसोटोप होता है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसमें क्या है, पी जो दिखता है वो 1 है, लेकिन एन यहाँ पे 2 है, इसमें पी है 6, एन कितना हो जाएगा, एन कट के 8 दे रहा है, देखिए डिफरेंस है ना। तो ये सब थोड़ा सा ना रेडियो एक्टिविटी शो करता है, मतलब इस तरह का जो रेज होता है इनमें से निकलने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन सा एलिमेंट है, फिर किस एलिमेंट तक स्टेबिलिटी रहता है, किसके बाद स्टेबिलिटी नहीं रहता है, ये भी समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जो आफ्टर 21st एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी भी होगा, है कि नहीं। 21st एलिमेंट है ना, जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है और प्रोटॉन कम होता है, उसमें स्टेबिलिटी होता है। बाकी का जैसे आपको कुछ कुछ मिल जाएगा उसके बाद भी, जैसे यहाँ पे आयरन है, आयरन में भी स्टेबिलिटी रहता है, ऐसा बात है कि नहीं रहता है। फिर आप जब आफ्टर में जाइएगा ना 80 के बाद, तो वहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिलेंगे, है कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी डिफरेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन का मात्रा और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो वो आफ्टर 80s होता है, मतलब बोलने का मतलब ये बनता है कि जो रेंज होता है ना 20 से 80 तक, उसमें आपको थोड़ा सा स्टेबल कंपाउंड देखने मिलेगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स का नाम ले रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर, मास नहीं है। मास आपका अलग बताएंगे, मास हो जाएगा आपका 50 से लेकर 140 के बीच में आएगा, जब बताएंगे, जब आगे बताएंगे तो, ठीक है। तो कौन कौन सा आफ्टर 80s में आता है, जैसे यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, पोलिनियम होता है, एक्टिनाइट सीरीज जितना होता है ना सब, वो सब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। सबसे पहले अल्फा के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्फा होता क्या है ना। तो अल्फा जो है ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मतलब संगम है, एक तरह से संगम ही बोलेंगे, मतलब दोनों निकलता है। कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। शुरू में तो आपके पास जैसे हीलियम तो खुद एक अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इसका 2 होता है कि नहीं। मतलब इसका 2 हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर और इसका 4 हो जाएगा आपका मास। तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। ऑल्सो इट हैज हाईएस्ट चार्ज होता है। हाँ, तीनों में जो चार्ज होता है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है इसका, क्योंकि 2 होता है, +2 चार्ज होता है इसमें, है कि नहीं। एबिलिटी टू आयनाइज अ गैस, ये भी मैक्सिमम होता है इसमें। इट हैज़ द लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर, क्योंकि ज़्यादा मास है। ऑब्वियसली ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, ये सबसे ज़्यादा मास होता है बीटा और गामा से। और एक चीज़ बता देते हैं, अल्फा बीटा जो गामा दिया हुआ ना, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन नहीं बोल सकते, मतलब ग्रुपिंग होता है। जैसे अल्फा के साथ निकलेगा तो गामा निकलेगा,
बीटा अगर निकला तो बीटा के साथ गामा निकलेगा। ऐसा मत समझिएगा कि अल्फा बीटा निकल गया फिर उसके बाद गामा निकला, नहीं नहीं, साइमल्टेनियसली काम नहीं करता ये। या तो अल्फा निकलेगा फिर गामा निकलेगा, या तो बीटा निकलेगा तब गामा निकलेगा। अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकलते कभी भी, ठीक है। अल्फा गामा या बीटा गामा। आगे बढ़ते हैं, तब ये अल्फा एमिशन में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, बुक का रेफरेंस है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में ये जाना चाहिए कि हम लोग को क्या बढ़ाना है। हम लोग को निकालना रहेगा 2 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन, मतलब मास बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन मतलब गलत मत लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो 2 ही को रहेगा ना, है कि नहीं। तो ये हो गया यूरेनियम जो कि अनस्टेबल है, देख सकते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है इसका। कितना डिफरेंस है देख रहे हैं ना, प्रोटॉन इतना न्यूट्रॉन इतना, भर दिया है पूरा, जितना हो सकता है। अब फिर इसके बाद इसका एमिशन हुआ, है कि नहीं। तो क्या निकला, अल्फा एमिशन हो गया, अल्फा निकल गया। अल्फा निकल गया मतलब डायरेक्ट समझिए, अल्फा निकला मतलब 4 2, मतलब 4 किसे घटाना है, मास से घटा देंगे। 38 था 34 हो गया, 38 34, 4 घटा दिए ऊपर, नीचे 2 घटा देंगे, सिंपल। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिख देंगे। अल्फा की जगह हम हीलियम लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं है, हीलियम ही है ना। यू फॉर यूरेनियम, और ये जो TH बन रहा है ये थोरियम है, थॉर नहीं समझना है, थोरियम है, थॉर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा के बारे में, ठीक है। बीटा का क्या सीन होता है ना, ये थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है इसमें, हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही बीटा बोल देते हैं, समझे। मतलब रिएक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, सबसे पहले आपको रिएक्शन ही दिखा देते हैं। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ ना, ये वाला, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। दरअसल क्या होता है ना, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब भारी अगर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है ना वो क्या करता है, रूप बदल लेता है और बन जाता है प्रोटॉन। बात समझे, न्यूट्रॉन रूप बदल लेगा, प्रोटॉन बन जाएगा, है ना। तो प्रोटॉन बन गया, अब प्रोटॉन बन गया तो क्या होगा उससे, ये बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक जो नंबर है वो तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब इस बढ़ गया तो अब बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ही कौन, लात मार के निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है, तो उसको भग से निकाल देगा, पुचुक करके निकाल दिया। तो ये जो पुचुक करके निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल जाए तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेंट न्यूक्लियाई, और ये क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई, समझे। तो आते थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते शुरू में, ऊपर से डायरेक्ट नीचे ही आ गए, है कि नहीं। बीटा जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा। तो देखिए चार्ज भी उसका वैसे ही होगा, है कि नहीं, चार्ज भी वैसे हो जाएगा। और तो और उसका जो मास है हम लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 1/1837 ऑफ प्रोटॉन होता है ना। मास ऑफ बीटा जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। अब मास ऑफ बीटा अनडिफाइंड होने का रीजन क्या है, देखिए इसका स्पीड जो होता है ना, वेरी करता रहता है। क्योंकि ये जो इसका स्पीड वेरी करता है, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा होता है किससे, अल्फा पार्टिकल से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बीटा होता है ना वो हल्का होता है। पहला बात तो इलेक्ट्रॉन है तो इसका वेट कम है कि नहीं। प्रोटॉन से तो काफी हल्का हो गया, हीलियम से भी हल्का हो जाएगा, और हीलियम क्या था, अल्फा पार्टिकल था, है ना। तो स्पीड ज्यादा होने के कारण इसका मास अनडिफाइंड होता है, समझे। मास इसका बता नहीं सकते कि कितना होता है, बट इसीलिए अनडिफाइंड बोलता है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो हम लोग को पता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। साइज कैसा होता है, बहुत छोटा। मूव कैसा करता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज। और मास वेरिएबल शो करता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है इसका अल्फा से ज्यादा होता है, ठीक है, बट गामा से कम हो जाएगा। गामा का भी कहानी बताएंगे जब आएंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग आयनाइजेशन पावर में। देखिए पहले ही बता चुके हैं, जो बीटा होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज है भाई, तो आयनाइजेशन पावर भी होगा कुछ ना कुछ, जैसे इसका होता है, जैसे अल्फा का भी था। अब जो अल्फा था वो पॉजिटिव होता है। तो एक और प्रॉपर्टी लिखना हम भूल गए, तो अल्फा और बीटा दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। एक कभी ऊपर चल जाएगा और एक कभी नीचे चल जाता है। मतलब जो बीटा होता है
वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये नेगेटिव है, और जो अल्फा होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है कि नहीं। वो चीज़ हम लिखे नहीं है, बता दिए वीडियो में, है ना, सब चीज़ थोड़ा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो आयनेशन पावर इज मीडियम होता है, मतलब उतना नहीं होता, इसका नॉर्मल है। नोट्स में मिल जाएगा सब, आप लोग को टेंशन मत लीजिए। तो एमिशन क्या हो जाएगा इसमें, एमिशन कैसे करता है, तो वही जैसे आपको पता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे, उसमें से अगर आप बीटा पार्टिकल को निकालते हुए दिखा रहे हैं कि नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा कि इधर और इधर बैलेंस होना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रो मतलब एटॉमिक नंबर जो इधर जो है उधर भी वही होना चाहिए, दोनों मिला के सेम आना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर भी किस तरह से 6 ला सकते हैं। अगर एक बीटा पार्टिकल निकाल देंगे जिसका चार्ज -1 है, तो इसको 6 लाने के लिए क्या करेंगे, इधर 7 लिखना पड़ेगा। और एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होता, इसीलिए हम लोग मास वही लिख देंगे। रटिए मत किसी चीज़ को, समझिए, समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रट्टा मारिएगा दिक्कत होना चालू। आगे समझ में, चलिए। तो अभी बता रहे थे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, अभी होता है टोटल जो मास होता है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए, भी बता चुके थे, है कि नहीं। तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। लेकिन बीटा जो होता है ऐसा नहीं करता, बीटा बदमाशी करता है। बीटा बोलता है कि जब उसमें ऐसा कुछ रिएक्शन किया गया था ना, तो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन होना चालू हुआ, बीटा जैसे ही इमिट किया, ठीक है, तो जैसे ही बीटा इमिट किया ना, तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आ गया। मतलब ये तो मूविंग है ना, मतलब ये तो बहुत फास्ट मूव करता है, फास्ट निकलता है। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए ये बीटा पार्टिकल है, ठीक है, इसे बीटा पार्टिकल लग नहीं रहा, पर फिर भी जैसे इसको इसमें से कुछ निकालेंगे, ठीक है, जैसे कुछ निकला इसमें से, तो फट से इसमें से जो निकलेगा वो बीटा पार्टिकल होगा। लेकिन इसमें तो मोमेंटम नहीं था, है ना, लेकिन इसमें से निकल गया जो सामान, वो तो मोमेंटम में आ गया ना। तो जब ये मोमेंटम में आ चुका है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं हो रहा है कि नहीं, और मास में भी डिफरेंस पाया जा रहा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये थोड़ा वायलेट करता है। टोटल मोमेंटम ऑन दी बोथ साइड मस्ट बी सेम। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन्स का लॉ में। एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब ना मोमेंटम में चेंज आता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम वायलेटिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग क्या करते, हम लोग इसमें देखे कि जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है ना, तब इसमें से एक अदर काइंड ऑफ एनर्जी निकलता है जो कि बैलेंस करता है इसको, जिसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो नाम होता है इसका। डिनोट करते हैं ऐसे, छोटा वी से, ऊपर में बार लगा देते हैं, तो ये एक एंटी न्यूट्रिनो होता है। ये किस लिए लिखते हैं, ताकि पता, एक एनर्जी होता है वैसे, ये ऑब्जर्व करके निकाला गया कि हाँ चलो एक एनर्जी है ना। इसका मास जो होता है 0 होता है, कुछ नहीं होता, इनविजिबल होता है, चार्जलेस होता है, मास भी नहीं होता। 3 चीजें से मतलब प्रॉपर्टी बता दी है इसका क्या क्या है। बट इसमें एनर्जी होता है, किस लिए होता है, ताकि एनर्जी को कंजर्व कर सके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट ना करे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी रोक सके। मतलब अगर यहाँ मोमेंटम नहीं है तो इधर में भी मोमेंटम नहीं होगा। आए बात समझ में। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे, हाउ इज बीटा एमिशन इज न्यूक्लियर फेनोमेना और रेडियो एक्टिविटी। देखिए बीटा क्या होता है, बीटा जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक तरह से देखा जाता है। और जो हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्शन, नाम में ही न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर का मतलब क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें से इमिशन होना चाहिए। बीटा, अल्फा, बीटा, गामा जो भी निकले तो वो उसके अंदर से होना चाहिए, न्यूक्लियस से। लेकिन जो बीटा होता है वो तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता है, इलेक्ट्रॉन तो लाई करता है ऑर्बिट में, है कि नहीं, आसपास में जो सेल्स होता है उसके आसपास रहेगा। जैसे यहाँ पे छोटा सा बना देंगे, फिर ऐसे गोल गोल हो जाएगा, तो बार बार घूमते रहता है वो, है ना। तो ये न्यूक्लियस पे लाई नहीं करता, तो कैसे काम करेगा तब, है ना। तो उस केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना वो ज्यादा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी बताया, इसीलिए क्या करेगा वो जिसके कारण न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देता है। न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन कम होगा, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए क्या करेगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, समझे। न्यूट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो क्या बनाएगा,
इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा धक्का देके। अब धक्का देके निकाल रहे एनर्जी तो चाहिए ना भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आया, उसका मोशन का बैलेंस करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो, और जो ये सब करने में जो खर्चा होता है वो एनर्जी हो गया, समझे। तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी ऑफ बीटा इमिशन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन में टी, एंड टू बैलेंस द एटॉमिक मास इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, आई बात समझ में। बैलेंस करने के लिए, एटॉमिक मास को बैलेंस करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, गामा। गामा पार्टिकल का क्या सीन होता है, इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है ना, इसका एनर्जी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है इसमें, ठीक है। लाइट का स्पीड से चलता है, इसीलिए इसको हम लोग फोटोन भी बोलते हैं, जो कि लाइट का पार्टिकल होता है, और लाइटेस्ट पार्टिकल भी है। लाइटेस्ट पार्टिकल मतलब बहुत हल्का है ना, और साथ में पेनिट्रेटिंग पावर तो ज़्यादा हो गई। गामा पार्टिकल्स जो होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है ना। मास नहीं होता और ना ही कोई चार्ज होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है कि ये कैसे निकलता है ये समझते हैं। न्यूक्लियस से जब अल्फा या बीटा निकले तब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो उसमें जो बचा हुआ एनर्जी को गामा बोलते हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ एनर्जी है उसको भी निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए जब अल्फा रहता है उसमें साथ में गामा निकलेगा, नहीं तो बीटा रहेगा तब गामा निकलेगा। मतलब अगर अल्फा निकला तब गामा, बीटा रहा तब भी गामा, दोनों साथ में निकलेगा। ये दोनों साथ में नहीं होता कभी, है ना। तो न्यूक्लियस से जब अल्फा या बीटा निकले तो जो बचा हुआ एनर्जी होता है उसको निकालने के लिए भी मतलब वो गामा के रूप में निकल जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शंस देखें तो जो इस तरह का कुछ रिएक्शन होगा, जैसे मान लीजिए इधर कुछ रहेगा ZA मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रहेगा, ठीक है। तो जब इसमें से निकला गामा रेस तो कोई भी चेंज नहीं आता डॉटर वाला सेल में, डॉटर वाला एटम में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। बस इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसीलिए इसको शॉर्ट में रखे थे, है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी उतना खास पूछेगा नहीं, ज़्यादातर आप लोग को कन्वर्जन टाइप का इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना। कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आ गया है ना, तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा समझते थोड़ा। बीटा था तो बताए थे कि जब बीटा -1 रहेगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 11 है तो इधर कितना रहेगा 12 रहेगा, 0 मतलब क्या मतलब मास में तो किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये 24, ठीक है 24 हो जाएगा, मतलब 24 हो गया। अल्फा वाला में बताए थे 4 को ऊपर से निकाल देंगे, 2 को नीचे से निकाल देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 10, 4 निकल के ऊपर से 20। गामा कोई चेंज नहीं, कोई इज्जत नहीं इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 अल्फा और इधर 4 और नीचे 2 है, ये कैसे काम करेगा, मतलब 2 निकाल देना इसको हम लोग को, 2 अल्फा निकालना है, तो 2 अल्फा निकालेगा मतलब 2 निकालना था ऐसे, क्योंकि अल्फा में तो 2 होता है और ऊपर से और 2 है तो 4 निकालेंगे, तो 4 निकाल लिए तो कितना हो गया 6, ऊपर से 4 निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा है तो इसका मतलब 8 निकालेंगे, तो 8 निकाल लेते इधर 12। बीटा कितना 3, तो देखिए 12 का तो 12 रहेगा, लेकिन बीटा -3 हो जाएगा, ये कि 1 होता है -1, 3 रहेगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 जब हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा 6 -3 हो गया, तो ये हो गया 9, बैलेंस करने के लिए, समझ रहे हो, बैलेंस करने के लिए हुआ। नेक्स्ट आ गया गामा, कोई चेंज नहीं, 2 रहे 5 रहे 100 रहे कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। तो इस तरह का कन्वर्जन हो गया, इसको और भी आगे कर सकते हैं आप लोग, खाली बस एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको लिया, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत वगैरह कुछ हुआ होगा तो कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ कुछ यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। और ये पहला वीडियो है तो आप लोगों को कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट मैं वही बोलना चाहूँगा कि जो सब बोलता है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।